Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi and we are in the concluding lecture of the topic capital gain, the last lecture of the topic capital gain. अब तक के लेक्चर्स में हमने सीखा कि इन द टॉपिक कैपिटल गेन थ्री कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, देयर मस्ट बी ट्रांसफर, देयर मस्ट बी गेन ऑन लॉस. ट्रांसफर का मतलब है ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चेंज हो, ओनरशिप डिफरेंट हो जाए, किसी एक बंदे से दूसरे बंदे के हाथ में ओनरशिप चली जाए. इट वुड बी टर्म्ड एज द ट्रांसफर. बट देयर आर सर्टन केसेस डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ वेरीन इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि यहां पे भले ओनरशिप चेंज हो रही हो तो भी एज पर सेक्शन 46 and 47, majority cases are given under section 47 only, the transaction is not to be regarded as transfer. ओनरशिप चेंज होगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगी या एक्सचेंज ऑफ असेट होगा, बट बाय वर्च्यू ऑफ द सेक्शन प्रॉपर इसको कैपिटल गेन पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं बोलना है. नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होगा, मैंने मेरी असेट मान लीजिए मिस्टर एक्स को दे दी तो ओनरशिप चेंज हुई, ट्रांसफर हुआ. बट अगर ये असेट में मिस्टर एक्स को गिफ्ट कर रहा हूं, ओनरशिप चेंज हो रही है, ओनरशिप की जगह से देखे जनरल लैंग्वेज में, जनरल पार्लांस में, तो ये ट्रांसफर हुआ. बट कैपिटल गेन पर्पस के लिए इसको ट्रांसफर नहीं गिनना है और इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगाना है. विच आर दोज केसेस? द फर्स्ट वन, इट टॉक्स अबाउट असेट ट्रांसफर्ड बाय गिफ्ट और विल. मैं मेरी असेट किसी को गिफ्ट कर दूं, आई एम नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन बिकॉज कोई कंसिडरेशन ही नहीं आ रही है. मिस्टर एक्स की डेथ हो, वो अपनी उनकी डेथ के बाद उनकी असेट उनके सन को इनहेरिट हो, भले ओनरशिप चेंज हो रही है बट यहां पे कंसिडरेशन कहां पे आई, एंड हेंस ये ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर की डेफिनेशन से एक्ट में एक्सक्लूड कर दिया है. दिस इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन विच इज नॉट बीन रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन लगाना नहीं है. दिस आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस नॉट regarded as transfer for the purpose of capital gain. अच्छा, दूसरा, if there is asset distributed by Hindu undivided family to its members on इट्स पार्टीशन. सर HUF में 3 लाख रुपए की ज्वेलरी है. अब HUF का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का मतलब है बंद हो गया HUF, एंड HUF ने अपनी 3 लाख रुपए की ज्वेलरी में से मिस्टर पी को, मिसिस पी को एंड सन पी को, 3 जने को 1-1 लाख की ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूट की. HUF बंद होता है ना, पार्टीशन होता है ना, तो असेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड to the members of the HUF. HUF की असेट डिस्ट्रीब्यूट हुई. फ्रेंड्स, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. HUF मेंबर को असेट दे रहा है, HUF को कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही है, कोई कैपिटल गेन ना लगाओ. हाँ, जब मेंबर ये असेट मिस्टर पी या मिसिस पी या सन पी असेट बेचने जाए तो जैसे मैंने गिफ्ट में सिखाया ना, वही फंडामेंटल एप्लीकेबल होगा. कॉस्ट प्रीवियस ओनर की, पीरियड भी प्रीवियस ओनर का, इंडेक्स नंबर भी किसका, प्रीवियस ओनर का ही लेना है, जैसा गिफ्ट के फंडामेंटल में सिखाया है वो. सो दिस इज व्हाट इज HUF डिस्ट्रीब्यूटिंग द असेट टू द मेंबर. थर्ड, डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. फ्रेंड्स, फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं, आपको पता है. फंडा ऐसा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुझे डिबेंचर इश्यू किए थे. आई एम द डिबेंचर होल्डर. अब रिलायंस ने ये डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहा. मैंने मेरे डिबेंचर रिलायंस को वापस दिए, रिलायंस ने सामने मुझे इक्विटी शेयर्स दिए. आई एम नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन. यहां पे असेट की ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, मैं ही हूं, बट असेट चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है. मेरे हाथ से डिबेंचर गए, सामने शेयर्स आए, मुझे कोई कैपिटल गेन ना लगाओ, इवन इफ इट इज एक्सचेंज, एक्ट सेज द सेम. फोर्थ,
आपके पास एंटिक असेट हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, if these antiques assets are transferred to you or transferred to any friend of mine, I am liable for capital gain. बट मेरी गवर्नमेंट का कहना है कि एंटिक असेट एटसेट्रा ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट को ऐसा है कि हर एक एंटिक असेट उनके पास ही रहे, एंड दैट्स द रीजन मैं रुपए लेके एंटिक एसेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहा हूं ना, तो भी आई एम नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन। एंटिक असेट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, नेशनल म्यूजियम और आर्ट गैलरी और आई वुड से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इन सबको आप अपनी एंटिक असेट ट्रांसफर करोगे, कोई कैपिटल गेन लगने वाला नहीं है। मैं आपको ट्रांसफर करूं, मैं एक्स को ट्रांसफर करूं, मुझे कैपिटल गेन लगे, बट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करूं, नेशनल म्यूजियम को ट्रांसफर करूं, आई एम नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। सो दिस इज वन। अच्छा एक स्टेप आगे चले फ्रेंड्स यहां पे कि ये चार जनरल मुद्दे हुए। गिफ्ट वाला फंडामेंटल हमने प्रैक्टिकल से समझा, एचयूएफ इज जस्ट लाइक गिफ्ट, डिबेंचर में अभी प्रैक्टिकल से समझा रहा हूं, एंड एंटिक असेट में ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज नॉट बीन रिगार्डेड एज ट्रांसफर इफ इट इज सोल्ड टू द गवर्नमेंट, नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन इवन इफ आई एम गेटिंग मनी। अच्छा फिफ्थ सेज दैट इफ देयर इज असेट्स distributed by company to its shareholders on liquidation of the company। सर कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है ना, तो कंपनी की असेट सेल ऑफ हो जाती है, लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती है, फिर कुछ बचेगा ना तो वो शेयर होल्डर को जाता है। अब कंपनी शेयर होल्डर को असेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, होगा कुछ ऐसे फ्रेंड्स दैट इफ देयर इज कंपनी विच इज इन लिक्विडेशन एंड इट इज गिविंग capital asset to the shareholder, against that shareholder is giving, this is important, the cancellation of shares। कंपनी शेयर होल्डर को असेट क्यों दे रही है? बिकॉज सामने शेयर होल्डर कंपनी को क्या दे रहा है? अपने शेयर्स कैंसिल करके दे रहा है। इन दिस पर्टिकुलर केस फ्रेंड्स, कंपनी के लिए द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन। खास समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर के लिए ऐसा नहीं बोला है कुछ। शेयर होल्डर के लिए जो असेट ट्रांसफर हो रही है वो शेयर से, एंड फ्रेंड्स शेयर होल्डर के लिए इट इज ट्रांसफर एंड दिस वुड बी लायबल फॉर कैपिटल गेन। शेयर होल्डर के लिए इसके ऊपर क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। इट्स अ ट्रांसफर and it would be definitely liable for capital gain। किसके लिए यह ट्रांसफर नहीं है? कंपनी के लिए। कंपनी ने मान लीजिए कि मैं शेयर होल्डर हूं कंपनी का, एक्स लिमिटेड का, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, कंपनी ने मुझे बिल्डिंग दिया और मैंने कंपनी को शेयर्स कैंसिल करके दिए, कंपनी के लिए बिल्डिंग कैपिटल से ट्रांसफर हुई, मेरे लिए शेयर्स ट्रांसफर हुए, मेरे लिए शेयर होल्डर के लिए लायबल फॉर कैपिटल गेन, कंपनी के लिए नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन इज द फंडामेंटल प्रॉपर फ्रेंड्स ओवर हियर। ये मेरा एक छोटा सा मुद्दा हुआ, लिसन केयरफुली है फ्रेंड्स। ये 5 मुद्दे हुए, अभी देर आर अनदर 5 to 7 पॉइंट्स इन द ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अभी मैं जा रहा हूं अमालगमेशन या होल्डिंग सब्सिडरी रिलेटेड फंडामेंटल में, तब तक आप इतना 3-4 मिनट में कॉपी करोगे प्लीज।
सो ये 4 छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस, 5 छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस हुए विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. विल मूव अहेड with the next one, and that is देखिए, it talks about asset transferred by holding company to subsidiary company और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब है मे बी बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी. अब एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी. आपको शायद होल्डिंग सब्सिडरी के टॉपिक में सिखाया है कि होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब है एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स हो तो एच इज होल्डिंग, एस इज सब्सिडियरी, राइट. सो दैट्स परफेक्टली सेट इन योर माइंड. अब एच ने अपनी एक असेट 100 रुपए में ली हुई है, वो एस को 140 में ट्रांसफर करे, वेदर एच विल बी लायबल फॉर कैपिटल गेन और नॉट. फ्रेंड्स, माई एक्ट सेज दैट इफ 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड देयर इज नो कैपिटल गेन. कंडीशंस आर नंबर 1, there exist 100% holding subsidiary relationship. देखो भाई, अकाउंट में या कंपनीज एक्ट में होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब है एच के पास एस के मोर देन 50% शेयर्स हो, वाइल मेरे यहां कितने शेयर्स होने चाहिए? एस लिमिटेड के 100% शेयर्स मस्ट बी हेल्ड बाय एच लिमिटेड, मीनिंग देयर बाय इट शुड बी होल्डली ओन सब्सिडरी कंपनी. नाम से ही दोनों अलग होने चाहिए, बाकी अदरवाइज द फुल होल्डिंग इज विथ एच लिमिटेड. एंड सेकेंड कंडीशन इज द परचेजर is an इंडियन कंपनी. परचेजर इंडियन होना चाहिए. अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है देन द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन लगने वाला नहीं है. फ्रेंड्स, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मीनिंग देयर बाय एच एस को ट्रांसफर कर रहा है तो एस परचेजर हुआ, एस मस्ट बी एन इंडियन. एस सब्सिडरी अगर होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है तो होल्डिंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी. कॉमन कंडीशन इज देयर मस्ट एग्जिस्ट 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप इज अ कॉमन कंडीशन. फ्रेंड्स, दिस इज वन. सेकेंड, Act provides that capital asset transferred by vendor company और डीमर्ज कंपनी. यहां पे कंपनी तो मैं लिख ही रहा हूं, 2 परचेजिंग कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर. वेंडर परचेजर को असेट ट्रांसफर करे इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर if purchasing or resulting company is an Indian company. मीनिंग thereby अज्यूम कीजिए कि यूटीआई लिमिटेड करके कंपनी थी दैट इज टेकन ओवर बाय एक्सिस लिमिटेड. अभी भी आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो काफी सारी बैंक्स का हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम मर्जर कर रहे हैं, अमालगमेशन कर रहे हैं. इन दिस केस यूटीआई ने अपनी 100 रुपए में ली हुई असेट एक्सिस को 160 रुपए में ट्रांसफर की.
इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, अदरवाइज ट्रांसफर करें ना, अदरवाइज देन अमालगमेशन तो कैपिटल गेन लगेगा, बट अमालगमेशन की स्कीम में ट्रांसफर करें तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, भले 100 की असेट 800 में ट्रांसफर किया, 1000 में ट्रांसफर किया, 160 में ट्रांसफर की, कोई कैपिटल गेन नहीं. द रीजन बीइंग माय गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज अमालगमेशन, माय गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज मर्जर. अच्छा, कंपनी के साथ साथ इन लोगों को कोऑपरेटिव बैंक के भी अमालगमेशन एनकरेज कर रहे हैं. एंड हेंस इट इज प्रोवाइडेड कि अगर ये ट्रांसफर हुआ हो बाय एक्स कोऑपरेटिव बैंक टू वाई कोऑपरेटिव बैंक in the scheme of the amalgamation or merger, then also it won't be regarded as transfer and it won't be liable for capital gain. Sir, this is the provision, the fundamental behind the particular provision is to encourage amalgamation or merger, क्योंकि amalgamation merger से friends आप लोगों को भी पता है काफी सारे बेनिफिट होते हैं. सर, बेनिफिट ऐसे होते हैं कि कंपटीशन कम होगी, लाइक अभी आप लोगों ने देखा कि वोडाफोन एंड आइडिया गॉट मर्ज्ड, सो उसकी वजह से क्या होगा कि दे विल बी एबल टू हैव द dual advantage, they'll be able to fight their competitor Jio, and government wants to encourage amalgamation and that's the reason this particular provision is. अच्छा, सामने अगर देखे तो मेरे पास हमारे ही सब में यूटीआई लिमिटेड के शेयर्स थे. यूटीआई ने अपनी असेट्स एक्सिस को ट्रांसफर कर दी इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन. मेरे पास यूटीआई के शेयर्स थे, तो फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और डीमर्ज कंपनी, फॉर देम एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक और डीमर्ज कंपनी. मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास यूटीआई लिमिटेड के शेयर्स थे. अब आप लोगों ने शायद अमालगमेशन हो गया होगा तो सीखा होगा कि वेंडर कंपनी के शेयर्स चले जाते हैं, सामने आपको परचेसिंग कंपनी के शेयर्स मिलते हैं. इफ देयर इज एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और डीमर्ज कंपनी, और रादर आई शुड बी राइटिंग दिस वे, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, or I would write resulting company against the shares of vendor company, cooperative bank और डीमर्ज कंपनी. मेरे वेंडर कंपनी के शेयर्स चले गए, मुझे सामने क्या मिला, परचेसिंग कंपनी के शेयर्स. मुझे कोई कैपिटल गेन नहीं लगाना है इवन इफ इट इज एक्सचेंज. हाँ, जब मैं परचेसिंग के शेयर्स बेचने जाऊंगा तब मुझे कॉस्ट वेंडर की, पीरियड वेंडर का एंड इंडेक्स नंबर भी कौन सी कंपनी का लेंगे, वेंडर कंपनी का ही लेंगे. दैट इज अ जनरल फंडामेंटल विच वुड बी एप्लीकेबल ओवर हियर फ्रेंड्स. सो इन द केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर, ना तो कंपनी को कैपिटल गेन लगता है, ना तो शेयर होल्डर को कैपिटल गेन लगता है. सर, कॉर्पोरेट में जैसे अमालगमेशन एनकरेज कर रहे हैं, वैसे मेरी कंट्री को, हमारे देश को, हमारे एक्ट को, गवर्नमेंट को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्मेट को भी एनकरेज करना है. एंड दैट्स द रीजन माय गवर्नमेंट हैज सेड दैट ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म to LLP if rights and duties of partners remain same. काफी हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फॉर्म भी पहले नॉर्मल पार्टनरशिप थी, अभी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई. लाइक से फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, माइन इज अज्यूम अ पार्टनरशिप फॉर्म पावागढ़ी सा एंड एसोसिएट्स वेर इन मी क्यू एंड आर आर 3 पार्टनर, पी क्यू आर आर 3 पार्टनर्स. अब मान लीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि मेरी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं. मेरी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे एक ऑफिस थी, दैट ऑफिस ओनरशिप इज नाउ ट्रांसफर्ड टू एलएलपी. पार्टनरशिप फर्म को कोई कैपिटल गेन नहीं लगाने का. इफ पी क्यू एन आर के
rights and duties remain the same. Generally it remains the same. This is to encourage the limited liability partnership format. The transaction is not regarded as transfer. ये holding हुआ, amalgamation हुआ, shareholder के लिए हुआ, and LLP हुआ. Now I am going to LLP format to company, or rather now I am going to corporatization in LLP format. पर पहले आप इतना 4-1 मिनट में 5-1 मिनट में कॉपी कर दीजिए प्लीज. Yes, friends. So, still few more which are relevant to the part wherein I am encouraging corporatization and the LLP format. I'll go to point number 10. ये थियोरेटिकल लेने के बाद डेफिनेटली इसके जितने भी मेरे पास प्रैक्टिकल है वो मैं कवर करने की ट्राई करूंगा. फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 10 goes this way. It is asset transferred by
private limited company or unlisted public company to LLP। देखो जनरली हम लोग फर्म से कंपनी में जाते हैं या एलएलपी से कंपनी में जाते हैं, हायर में जाते हैं। ऐसा है, खाली नॉलेज पर्पस के लिए। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का ये लेवल है, उससे ऊपर हम गिनते हैं एलएलपी एंड उससे ऊपर हम गिनते हैं कंपनी। अब मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करो तो वी एनकरेज, बिकॉज आप अब जा रहे हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं सिखाऊंगा कि फर्म या एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, उसको भी हम एनकरेज करते हैं। बट वन ऑफ द ऑकवर्ड फंडामेंटल इज इफ यू गो डाउन। कैसे डाउन? कंपनी है आपकी जिसको आप एलएलपी में कन्वर्ट करो ना, तो भी वी आर एनकरेजिंग, because government wants to encourage this new format LLP, asset transferred by private limited company or unlisted public company, listed nahi, unlisted public company to LLP is not regarded as transfer if it is small company having turnover not more than 60 lakh in any of the 3 earlier previous year. Plus there are other conditions, all assets, liabilities are transferred, consideration must be by shares and other stories. If this is fulfilled, इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन आपको लगना नहीं है, कोई कैपिटल गेन in the case of the company लगना नहीं है, is just for the benefit and this is just to encourage the LLP format friends, this particular fundamental is। अच्छा फ्रेंड्स, सामने यही केस में से कंपनी क्या LLP में कन्वर्जन हो, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। शेयर होल्डर अपने शेयर्स दे देंगे एलएलपी को, और एलएलपी में शेयर्स नहीं होते। एलएलपी में तो जैसे पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल होती है वैसे कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो फ्रेंड्स, फॉर शेयर होल्डर्स ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन with profit share in LLP against the shares of company on conversion of company into LLP won't be liable for capital gain। सो शेयर होल्डर के लिए भी इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन लगने वाला नहीं है। दिस इज टू एंकरेज द न्यूली, आई वुड से, डिजाइन फॉर्मेट इन 2008 एंड दैट इज LLP, कंपनी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू LLP। नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर देयर इन LLP, इट्स नॉट बीन रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन लगना नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। नाउ लिसन, अभी फ्रेंड्स मेरा फंडामेंटल है कॉर्पोरेटाइजेशन। गवर्नमेंट वांट्स कि आप इंडिविजुअल HUF में अपना बिजनेस स्टार्ट ना करो, उनकी ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट वांट्स कि आप कॉर्पोरेट फॉर्मेट में बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपने इंडिविजुअल या HUF या पार्टनरशिप स्टार्ट की हो या नॉर्मल पार्टनरशिप, इसको आप कंपनी में कन्वर्ट करना चाहोगे ना, तो हम एंकरेजमेंट दे रहे हैं, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इट सेज दैट असेट ट्रांसफर्ड बाय proprietorship or partnership firm to company on its conversion।
कोई कैपिटल गेन ना लगे, subject to certain conditions. And what is most important is these conditions. Listen carefully. मान लीजिए कि हमारा जो नौकार है ना, वो अज्यूम करिए पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें से हितेश सर, उर्विश सर, निहार सर एंड रिस्पेक्टेड धवल गांधी सर है हमारे यहां, ये 4 जने पार्टनर है। खाली नॉलेज पर्पज के लिए बोल दूं, एक्चुअली नौकार एक सिंपल प्रोप्राइटरशिप या एचयूएफ में चलता हुआ बिजनेस है, जो जिसमें हितेश सर एंड उनके फैमिली मेंबर ही स्टेक होल्डर्स है, ओनर्स है। बट लेट अस अज्यूम कि पार्टनरशिप फर्म है। अब हम लोगों ने काफी बार जाके बोला है कि सर हमें भी पार्टनर बनाइए। लाइक मैं गया और मैंने बोला कि सर पार्टनर बनाओ मुझे, हितेश सर ने मना कर दिया। ये सब लाइटली लेना, ये जो भी मैं बोल रहा हूं, इट इज ओनली इन अ लाइटर नोट जस्ट टू एक्सप्लेन यू द प्रोविजन इन अ बेटर मैनर एंड इन अ एकदम लाइट एटमोस्फियर में। ऐसा कुछ नहीं है, इज जस्ट इन अ लाइटर नोट। वी वर्क वेरी कोर्डियली एंड विथ वेरी मच हार्मनी, बट दिस जस्ट टू एक्सप्लेन यू। मैं गया, मैंने बोला सर पार्टनर बनाओ, हितेश सर ने मना कर दिया। मैंने कहा सर मैं यहां पे नौकार में पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूं सर, सिंस ऑलमोस्ट इंसेप्शन ऑफ नौकार, एंड आई एम वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फैकल्टी सर। सर ने बोला दैट इज ओके, बट आप खाली सुबह ही आते हो, शाम को कहां लेक्चर लेने आते हो, आप कहां अपना फुल टाइम नौकार में डिवोट करते हो, सॉरी हम आपको पार्टनर ना बना सके। अच्छा, सेम वे से फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, स्मिथ सर ने बताया कि सर पार्टनर बनाओ मुझे, हितेश सर ने कहा सर थोड़ा चिल्लाओ कम, तो पार्टनर बनाओ मैं। सुदीप सर ने बोला पार्टनर बनाओ, सुदीप सर को भी मना। भावसार सर ने बोला कि सर आई एम मोस्ट सीनियर, मना कर दिया। भावसार सर को बोला आप इवनिंग में आते हो, मॉर्निंग में कहां आते हो, एंड पार्टनर नहीं बना रहे। अभी मान लीजिए कि नौकार पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रही है नौकार प्राइवेट लिमिटेड में, कंपनी में। अब ये अगर नौकार प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो तो वेदर इट इज लायबल फॉर कैपिटल गेन, आंसर इज सर्टन कंडीशंस इफ फुलफिल नॉट लायबल। ये मान लीजिए कि हमारा NH3 नौकार हाउस 3 फर्म की ओनरशिप का था, अभी इसकी ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई, कंपनी को, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। एंड फ्रेंड्स द कंडीशंस आर नंबर 1, all assets and liabilities are transferred। सभी असेट सभी लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। ऐसा नहीं करने का कि फर्म की 8 असेट थी, उसमें से 7 असेट ट्रांसफर हो, 4 लायबिलिटी थी, उसमें से 2 लायबिलिटी ट्रांसफर हो। नहीं, 8 असेट हो, 4 लायबिलिटी, 8 असेट 4 लायबिलिटी ट्रांसफर हो, सब असेट्स लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। नंबर 2 is consideration is paid by the shares of the company। ये असेट लायबिलिटी गई, कंसिडरेशन में क्या आएगा, शेयर्स ही। आपके अकाउंट में शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर भी आते हैं, चेक भी आता है, ऐसा नहीं, खाली शेयर्स आने चाहिए। नंबर 1 रादर नंबर 2। नंबर 3, दिस शेयर्स अगर फॉर्म हो तो आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगस्ट पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। ये शेयर्स पार्टनर को उनके कैपिटल रेशियो में दे दीजिए। मान लीजिए उनका कैपिटल रेशियो था 70,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। 1 लाख शेयर्स आए थे, 1 लाख शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैपिटल रेशियो कौन से दिन को देखने का, जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन को आफ्टर सब एडजस्टमेंट देखना है। दिस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर, आई वुड से, कैपिटल। नाउ लिसन, जैसे ही ये शेयर्स आए कंपनी
में कन्वर्ट हुई ये फॉर्म, हम सब पहुंच गए। मैं पहुंच गया, सुदीप सर, स्मित सर, भावसार सर बोला कि सर कोई बाधा नहीं, आप हमें पार्टनर नहीं बना रहे थे पर एटलीस्ट शेयर होल्डर्स तो बनाओ। सर ने मना कर दिया हितेश सर ने कि नहीं नहीं आप काम करो, आपको जो काम कर रहे हो ना, लेक्चर ले रहे हो उसका पेमेंट मिलेगा, कोई पार्टनर नहीं तय, आप अभी कोई शेयर होल्डर नहीं बनोगे। मैंने कहा सर शेयर होल्डर तो बनाना पड़ेगा वरना कल से हम लेक्चर नहीं लेंगे। सर ने कहा ठीक है हम पढ़ा लेंगे, पूरा टैक्सेशन निहार सर ले लेंगे विद जीएसटी, पूरा जीएसटी आरडीजी सर ले लेंगे, हितेश सर अकाउंट कॉस्टिंग एफएम पूरा ले लेंगे, लॉ ऑडिट जो बैठ के पढ़ाया जाता है वो सब उर्वी सर पढ़ा देंगे फ्रेंड्स। बट तकलीफ ऐसी हुई कि इतनी सारी बैचेस है, ऐसा थोड़े होगा कि पूरे साल भर हम खाली ऑनलाइन ही लेक्चर लेते रहे। नो, फिजिकली भी पढ़ाना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सबने हितेश सर को समझाया कि सर वी नीड दिस फैकल्टीज, एंड सर ने कहा ठीक है चलो, हम सबको थोड़े थोड़े शेयर्स दिए, हम सब हमारी साइड वाले सभी को मिलके 80,000 शेयर्स दिए। टोटल शेयर्स हुए कंपनी के 180। अब हमें अगर ये कंपनी में कोई डिसीजन लेना हो तो हम ना ले सके, क्योंकि हमारे पास खाली कितने शेयर्स है, 80,000 ही। एंड दैट इज व्हाट is my next fundamental, which says that aggregate shareholding of partners must be 50% or more, and it must continue for how many years? At least 5 years. वोटिंग पावर पार्टनर जो पुराने थे ना, उसका कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और वो हमारे केस में है ही, और ये 5 साल तक रहना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक सभी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय नॉट द न्यू शेयर होल्डर्स बट बाय द old partners only. That is what is my fourth condition. If all the conditions are fulfilled, then only it won't be regarded as transfer, it won't be liable for capital gain. Friends, institute में theoretically ऐसा पूछते हैं कि write any 4 transactions, 5 transactions which are not regarded as transfer. आप कोई भी चाल लिखो अगर theoretically पूछे तो चले। ये conditions मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप इतना कॉपी करेंगे। एक मुद्दा बाकी रहा, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, एंड देयर आफ्टर आई विल मूव टू द प्रैक्टिकल्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फ्रेंड्स।
So this would be leading me to my next portion in the capital gain, which is termed as reverse mortgage scheme. This is a very old fundamental, but इंस्टीट्यूट पूछते हैं तो आई नीड टू. कंसेप्ट कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, दैट देयर इज सीनियर सिटीजन हु इज इन नीड ऑफ मनी. उनके सन के साथ वो रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन के नाम पे घर है, बट सीनियर सिटीजन की डेली रूटीन मंथली इनकम नहीं है. अब सीनियर सिटीजन ने डिसाइड किया कि वो सन के ऊपर जो डिपेंडेंट है ना, वो उनको ये डिपेंडेंसी नहीं चाहिए. तो सीनियर सिटीजन ने अपना नाम पे जो रेसिडेंशियल हाउस था वो बैंक में मॉर्गेज करके उन्होंने लोन ले ली. आप बोलोगे सर पागलों जैसी बात करते हो, सीनियर सिटीजन मॉर्गेज करके लोन लेगा, बैंक लोन देगी क्यों? बिकॉज ही डजंट हैव एनी इनकम. वो रिपे कैसे करेगा? सर डोंट वरी, रिपे करनी ही नहीं है 20 साल तक. हाँ, सीनियर सिटीजन मीन 60 ईयर्स एंड अबाउ. 20 साल तक अगर वो अलाइव रहे, देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट आई एम कवरिंग. सीनियर सिटीजन को जनरली जो मार्केट वैल्यू होती है घर की, उसकी 60% जितनी लोन देते हैं, दैट इज गिवन वन टाइम और इन इंस्टॉलमेंट. मेरा फंडामेंटल है ऑन मॉर्गेज स्पेलिंग में इश्यू है. टू सीनियर सिटीजन is not a transfer and there is no capital. 5 मिनट के लिए मान लो फ्रेंड्स कि फिर से लोन ली तो भी नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन. अस्या सीनियर सिटीजन ने ये लोन रीपे कर दी एंड ये लोन रीपे करके सीनियर सिटीजन ने अपना घर छुड़ा लिया तो भी I would say repayment by senior citizen and release of house. वो भी यार हाउस ट्रांसफर ही नहीं हुआ था. If there is release of house, it's not a transfer, no capital gain. पर सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाए, ये घर इनहेरिट हो उनके सन को इनहेरिट हो तो भी नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन, विल से गया. नाउ लिसन सर, इफ देर इज रीपेमेंट, ओ माय मिस्टेक फ्रेंड्स, अगर मान लो कि ये सन को इनहेरिट हुआ हाउस और सन ने बाय रिलेटिव और लीगल हेयर एंड फ्रेंड्स रिलीज ऑफ हाउस, तो भी इट इज नॉट अ ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन. But if period of loan
expires when senior citizen is alive or residential house inherited to relative, and in both the case bank sales of residential house, then its transfer, and this is going to be liable for capital gain. सीनियर सिटीजन अलाइव है, बैंक ने ऑक्शन कर दिया, सीनियर सिटीजन विल बी लायबल. सीनियर सिटीजन का घर उनके सन को इनहेरिट हुआ, बैंक ने ऑक्शन कर दिया, सन रीपे नहीं करता था, बैंक ने रुपए रिकवर किए, भले ऑक्शन बैंक ने किया, liability of the capital gain will be arising not to bank but to the owner after inheritance. Who is the owner? Son. So son will be liable for capital gain. फ्रेंड्स, ये रिवर्स मॉर्गेज एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है, और क्या पूछा हुआ है ना, वो हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ही सम पूछा हुआ है जो हमारे बुक में बरसों से है. क्वेश्चन नंबर 5 हमारी बुक से हम चेक करने जाए. मिस्टर अभिषेक, अ सीनियर सिटीजन, mortgage is residential house with bank under notified reverse mortgage scheme. He was getting loan from bank in monthly installment. साहब एक बार में लोन आए या मंथली लोन आए, it's not regarded as transfer, it's not liable for capital gain. Now Abhishek did not repay the loan on maturity and hence gave the possession of the house to bank. Senior citizen could not repay the loan, and he gave the possession to the bank कि भाई आप house ले लो. How will the treatment of long-term capital gain on such reverse mortgage transaction be arising? Friends, in the given sum, can I say my point will be, see, in this case for Mr. Abhishek, he is, बोलिए फ्रेंड्स, कैन आई से सीनियर सिटीजन. अब उन्होंने नंबर 1 हाउस मॉर्गेज किया, एंड लोन ली, no transfer, no capital gain. And second, on non-repayment of loan, transfer of residential house to bank. Friends, in this case, it's transfer, and Mr. Abhishek is going to be, can I say, liable for capital gain. Mortgage and release of mortgage is not. Transfer of ownership of the house is yes, it would be liable for capital gain. ये मेरा थियोरेटिकल पार्ट हुआ. कौन सा थियोरेटिकल पार्ट हुआ फ्रेंड्स? ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर का. आप इतना कॉपी करो, ये सम इंस्टीट्यूट ने आई थिंक 4 एक अटेम्प्ट के पहले पूछा हुआ है. सेम सम I have adopted from the study material only. आप इतना कॉपी करोगे, and friends, we will have immediately thereafter 2 sums from the book for this for this transactions not regarded as transfer.
So this would take me to the two pending sums from material as far as this reverse mortgage is, sorry, my mistake, transactions not regarded as transfer is concerned. Let's check out with one sum orally. Question number 4 हमारा पेंडिंग है. Question number 4 में पूछा है, in which of the following situation capital gain tax liability does not arise? Number 1, Mr. A purchased gold in 1970 for 25,000. In the previous year 1920 he gifted to his son. ये है ना, ये पता नहीं कहां से आया है, वही नहीं पता चलता है. ये डिलीट करना, मैं जितना डिलीट कर रहा हूं वो. चलिए, ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा आपका सेंटेंस जाएगा. मिस्टर ए परचेस्ड गोल्ड इन 1970 फॉर 25,000. इन द ईयर 1920 ही गिफ्टेड इट टू हिज सन एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट मेड वाज 1 लाख. फ्रेंड्स, दो चीजें इंपॉर्टेंट. एक, मिस्टर ए अपने सन को गोल्ड गिफ्ट करे तो इट इज नॉट अ ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन. सन के हाथ में भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी. दो रीजन से टैक्स नहीं होगी. मैरिज पे किसी से भी गिफ्ट मिले एग्जम्प्ट है, एंड फादर के पास से कभी भी गिफ्ट मिले एग्जम्प्ट है. यहां पे तो दोनों है, फादर एंड मैरिज. सो फ्रेंड्स, अदर सोर्स मैं खाली याद करा दूं, खाली याद कराने के लिए, तो गिफ्ट में भी टैक्सेबल नहीं, एंड इट्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. मिस्टर ए इज नॉट लायबल फॉर capital gain. Second, house property is purchased by a Hindu undivided family in the year 1945 for 20,000. It is given to one of the family member in the year 1920 at the time of partition of the family. Fair market value was 12 lakh. Sir, HUF के partition पे अगर property member को जाए तो HUF is not liable for capital gain. The transaction is not regarded as transfer. And the third, Mr. B purchased 50 convertible debenture of 40,000 in the year 1995, which were converted into 500 equity shares, or rather 500 shares of 85,000 in the November 19. 40 में लिए थे, जब कन्वर्जन हुए तब उसकी मार्केट वैल्यू 85,000 है. फ्रेंड्स, द क्वेश्चन अराइजेस, इज इट लायबल फॉर कैपिटल गेन? नो. कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स इज नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन, एंड देयर इज नो ट्रांसफर, नो लायबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन. तीनों ट्रांजैक्शन में नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन ही है फ्रेंड्स. सो ये आई लिव इट टू यू फॉर सॉल्विंग ऑन योर ओन. एंड फ्रेंड्स, एक जो हमारा सम अभी पेंडिंग है वो है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे मटेरियल से. 9 गोज दिस वे. 9 में कहा है, बी परचेस्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स फॉर 5 लाख ड्यूरिंग August 2004. The debenture were converted into shares in September 4, and thereafter the shares were sold at 50 lakh in August 19. The brokerage expenditure are 50,000. You are required to compute the capital gain for Mr. B. अब देखो फ्रेंड्स, इन सम नंबर 9 मिस्टर बी दो स्टेजेस आएंगे. एक, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन September 14. तो प्रीवियस ईयर 14-15 रेलेवेंट टू 15-16 में, कैन आई से दिस डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स? मिस्टर बी के पास डिबेंचर थे, उन्होंने डिबेंचर दिया, सामने शेयर्स आए, एक्सचेंज हुआ, बट दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड देयर इज नो लायबिलिटी टू पे कैपिटल गेन. ये एक मुद्दा हुआ. सामने दूसरा, मिस्टर बी ने पीवाई 1920 रेलेवेंट टू 2021 में क्या किए हैं, जो कन्वर्ट होके शेयर्स आए थे ना, वो सेल ऑफ कर दिए. ऑब्वियसली इट इज ट्रांसफर एंड इट इज लायबल फॉर कैपिटल गेन. अब कैसे कैपिटल गेन लगेगा ना, वो यहां पे मुझे कंप्यूट करना है. फ्रेंड्स, मुझे समझाना था, डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, नो कैपिटल गेन, बट व्हेन द शेयर्स आर सोल्ड ऑफ,
It's capital asset sold off. Definitely it would be liable for capital gain. ये शेयर्स जब आपने बेचे, कितने रुपए में आप शेयर्स बेच रहे हो फ्रेंड्स? कैन वी से यू आर सेलिंग ऑफ द शेयर्स एट 15 lakh rupee in August 19. Expenditure on transfer are 50,000. So consideration is 15 lakh. Expense is 50,000. My net consideration 14,50,000. कन्वर्जन पे शेयर्स मिले थे डिबेंचर के, शेयर्स परचेस करने के लिए एक भी रुपया इनकम नहीं किया है, बट शेयर्स जब बेचो ना तो आपको कॉस्ट डिडक्ट करनी पड़े, वो कॉस्ट डिडक्ट करनी पड़े, डिबेंचर की पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लेना पड़े, डिबेंचर जब परचेस किए थे तब से शेयर्स बेचे तब तक का, एंड इंडेक्स नंबर भी लेना पड़े फ्रॉम द डे दिस debentures were acquired by you in the given sum. Can we say debenture were purchased at 5 lakh in the year 2004? शेयर्स तो मुफ्त में आए हैं, तो शेयर्स जब बेचो तो कॉस्ट कौन सी लेने की? 5 लाख रुपए. पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सा लेने का? अगस्त 2004 टू August 2019. It's held for more than 24 months or 12 months, whatever you call. It would be long term. And indexation भी होगा, not from the year of conversion, but indexation भी होगा from the year 2004. So, friends, can I say मुझे 5 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करना है 289 से, डिवाइड करना है 4-5 का इंडेक्स नंबर आपको एग्जाम में देंगे, आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स. तो माय इंडेक्स कॉस्ट इज गोइंग टू बी 5 lakh multiplied by 289 divided by 113 will be giving me 12,78,760. 12,78,760, and whatever I get would be my long-term capital gain. 12,78,760 निकाले हम 14,50,000 में से, तो my capital gain is coming to 1,71,240. फ्रेंड्स, कन्वर्जन पे कोई कैपिटल गेन नहीं, बेचने पे डेफिनेटली कैपिटल गेन लगेगा. आई होप दिस फंडामेंटल इज वेरी 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 क्लियर. अब देखिए फ्रेंड्स, अब बिफोर यू कॉपी, एक मिनट हम चेक कर ले आपकी बुक. आपकी बुक से सम नंबर 1 चेक करना, सम नंबर 2, सम नंबर 3, सम नंबर 4, 5, 6 डन. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sub 16, 20, all the practicals are done. Right. I am now left with only one point in the topic capital gain, and that is, friends, redevelopment scheme under section 45(5)(a. I am trying to cover. आप इतना पहले 3-4 मिनट में कॉपी कर लीजिए.
Okay, friends, that would take me to the redevelopment. एक ही कंसेप्ट अभी हमारा कवर अप करना पेंडिंग है इन द टॉपिक कैपिटल गेन टू क्लोज द बिगेस्ट टॉपिक, टू क्लोज द मेजर टॉपिक ऑफ माइन. 45(5)(a) is termed as redevelopment. कंसेप्ट अगर पहले समझने की हम ट्राई करें कि ये रीडेवलपमेंट है क्या फ्रेंड्स. देखिए फ्रेंड्स, देयर इज एबीसी अपार्टमेंट are old flats of 96 square yard each, having 36 flats in the scheme. मैं समझाऊं, ये एबीसी अपार्टमेंट है. अब एबीसी अपार्टमेंट में ऐसे 3 ब्लॉक्स है. ईच ब्लॉक हैज 12 फ्लैट्स मल्टीप्लाइड बाय 336 फ्लैट्स एंड ईच फ्लैट इज ऑफ स्मॉल एरिया 96 स्क्वायर यार्ड. एक फ्लोर पे 4, ऐसा 3 फ्लोर्स है. लिफ्ट नहीं है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, 25-30 साल पुरानी ये स्कीम है मान लीजिए. बट पुरानी स्कीम होती थी ना फ्लैट्स, तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ऐसा होता था कि बहुत ही बड़ा वैकेंट एरिया रहता था जिसमें सबकी कार, 2 व्हीलर सब पार्क हो जाए ना, उसके बाद भी क्रिकेट खेलने के लिए जगह रहती थी पुराने फ्लैट्स में. अभी नए फ्लैट्स में तो आप देखो ना, तो कार पार्किंग के लिए भी जगह नहीं होती है. क्रिकेट की तो बात ही दूर रही, या प्लेग्राउंड की तो बात ही दूर रही. अब ऐसी स्कीम थी, बट ये फ्लैट बहुत ही पुराने हो गए थे. बिल्डर आया, मान लीजिए फ्रेंड्स दैट देयर इज XYZ बिल्डर हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर रीडेवलपमेंट. बिल्डर ने सब मेंबर को समझाया कि भाई आप एक काम करो, आप है ना, आपके फ्लैट मुझे दे दो, मैं आपको ये फ्लैट सब डिमोलिश करूंगा, नए फ्लैट बनाऊंगा एंड नए मॉडर्न एमिनिटी के साथ, लिफ्ट के साथ फ्लैट बनाऊंगा, और आपको बड़ा वाला फ्लैट 196 स्क्वायर यार्ड की जगह मैं आपको 180 स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट दूंगा विथ अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी. बिल्डर है आते. अब समझिए फ्रेंड्स कि बिल्डर हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर रीडेवलपमेंट. XYZ builder has given following options. एक, न्यू फ्लैट 200 स्क्वायर यार्ड का. अब मेंबर ने बोला कि आप नया फ्लैट हमें दोगे तो वो ये पुराना डिमोलिश करोगे, नया कंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें 2-1 साल लग जाएंगे सर, तो हम उस टाइम पे रहेंगे कहां. बिल्डर ने कहा मैं रेंट दे रहा हूं, प्लस रेंट 15,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 24 मंथ्स का रेंट बिल्डर ने देना डिसाइड किया. एंड थर्ड, चेक से
5 लाख रुपए भी देने का बोला। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बाय चेक के फर्नीचर बनाओ जाओ। दूसरा ऑफर बिल्डर ने दिया कि आपको अगर ये नहीं लेना है तो सेकंड, ₹48 lakh फॉर राइट सरेंडर इन ओल्ड फ्लैट। आपको 2 ऑप्शन देते हैं, आपको नया फ्लैट यही जगह पे चाहिए, यही एरिया में चाहिए, यही नेबर के साथ चाहिए, तो भी हमने ऑप्शन दिया है आपको। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे यहां पे ये एरिया में ही नहीं रहना है, अभी मुझे नए एरिया में जाना है, नए लोकेलिटी, नए नेबर के साथ जाना है, तो हम आपको 48 लाख रुपए देके आपका फ्लैट खाली करवा रहे हैं। आप बोलोगे कि बिल्डर ये समाज सेवा क्यों कर रहा है? साहब कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, बिल्डर थोड़े समाज सेवा करेगा। बिल्डर का कंसेप्ट ऐसा है कि बिल्डर ये फ्लैट यहां पे जो हमारे थे 12 फ्लैट विथ प्ले ग्राउंड, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 करके 36 फ्लैट विथ प्ले ग्राउंड, वो डिमोलिश करके ये जो खुली जमीन पड़ी रहेगी ना, उसके ऊपर बिल्डर ऐसे 7 अलग अलग ब्लॉक 6 फ्लोर के कंस्ट्रक्ट करेगा। अब एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हो तो कैन वी से एक ब्लॉक में 12 फ्लैट हुए, 6 फ्लोर का है तो मल्टीप्लाइड बाय 7, मीनिंग देयर बाय बिल्डर विल बी कंस्ट्रक्टिंग 84 फ्लैट्स। उनको पुराने मेंबर्स जो है उनको तो कितने फ्लैट देने हैं? 36 ही। बाकी के बिल्डर वुड बी एबल टू सेल ऑफ टू द आउटसाइडर एंड अर्न मनी। सर यहां पे विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। कौन सी दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन के लिए? बिल्डर के लिए भी है, बिकॉज ही डजंट हैव टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन द लैंड, एंड मेंबर के लिए भी है, मेंबर्स आर गेटिंग द न्यू फ्लैट without incurring any cost, rather getting extra money with ultra modern facility. Now in the given case, ये पर्टिकुलर केस में ऑप्शन 1 कोई अडॉप्ट करे या ऑप्शन 2 कोई अडॉप्ट करे, कैपिटल गेन कैसे लगेगा, दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 45(5)(a). लेट मी चेक आउट फ्रेंड्स। 45(5)(a) says that in the case of redevelopment, if member is getting new unit, member is getting say new unit, a moment please, in the new scheme by the builder, then most important part, member is liable for capital gain. यू में वो क्वेश्चन के मेंबर ने कहा कुछ ट्रांसफर किया, अरे यार उनका 96 स्क्वायर यार्ड का पुराना यूनिट गया, सामने उनको 200 स्क्वायर यार्ड का नया यूनिट मिला, इट्स एन एक्सचेंज, मेंबर इज लायबल फॉर कैपिटल गेन। बट वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल in the PY in which not old flat is transferred, in the PY in which the friends very clearly said completion certificate of new unit is received.
Taxability will be in the year in which you get the completion certificate of the new unit. That means मेंबर को जब नया फ्लैट पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उस ईयर में मेंबर के लिए कंसीडरेशन लेनी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ न्यू यूनिट। जब नए यूनिट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आए तब वो यूनिट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस दिन की क्या है वो प्लस एनी चेक एटसेट्रा रिसीव्ड। कोई चेक वगैरह मिला हो ना तो भी वो लेना है। लाइक हमारे केस में 5 लाख रुपए मिले हैं प्लस हमारे केस में फ्रेंड्स और क्या मिला हुआ है चेक करेंगे आप तो 2 साल का रेंट भी मिला हुआ है। दैट वुड बी योर टोटल कंसीडरेशन। एंड ये टोटल कंसीडरेशन में से फ्रेंड्स खास समझना आई एम सपोज टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ ओल्ड फ्लैट मल्टीप्लाइड बाय IN ऑफ old flat given for redevelopment, IN का फुल फॉर्म है इंडेक्स नंबर, डिवाइडेड बाय IN ऑफ एक्विजिशन ईयर एंड जो भी कैपिटल गेन आए दैट वुड बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो फ्रेंड्स अगर मैं यहां पे समझाऊं आपको, ये जो मैं थियरी लिख रहा हूं वो यहां पे प्रैक्टिकल से कवर अप करने की ट्राई करूं तो those who are going for option 1, for the members who are going for option 1, their consideration will be STV of STV का फुल फॉर्म है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू on the date of completion certificate of new unit plus 5 लाख प्लस 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 24। So this would be my total consideration, जिसमें से 96 स्क्वायर यार्ड के फ्लैट की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय IN ऑफ द PY इन विच इट इज गिवन फॉर रीडेवलपमेंट डिवाइडेड बाय IN ऑफ पुराने फ्लैट का एक्विजिशन ईयर एंड दिस वुड बी हिज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नंबर 1। दूसरा, खाली नॉलेज पर्पस के लिए बोलूं तो फ्रेंड्स केनाई से 96 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट गया, 200 स्क्वायर यार्ड का नया फ्लैट आया, इट इज हाउस ट्रांसफर्ड एंड रेसिडेंशियल हाउस एक्वायर्ड। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको 54 का एग्जम्पशन भी मिल सकता है अगर आप लेना चाहो तो। सो दैट इज एन एडिशनल फंडामेंटल। नंबर 1। नंबर 2, फ्रेंड्स अगर आप नई स्कीम में फ्लैट नहीं ले रहे हो एंड व्हाट यू विश टू डू इज मेंबर who are surrendering their right in old unit for consideration, then member liable for capital gain
in the PY in which this right is surrendered, and for them the consideration will be actual amount received or SDV on the date of right surrendered, whichever is higher, जिसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ओल्ड यूनिट आप लेस करोगे, जो भी आएगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बराबर है। थोड़ा मेरा स्पेस प्लानिंग अच्छे से नहीं हुआ है, काइंडली पार्डन। आप समझ पाओगे कि ये तो नॉर्मल सेल ही हो गया। इन द गिवन केस मान लीजिए कि अगर हम ऑप्शन नंबर 2 पे चले, ऑप्शन 1 में ये हुआ, यहां पे मैं भूल गया लिखने का, कैपिटल गेन टैक्स्ड in PY in which new unit completion certificate is received. Friends, now listen. Option 2 में I should be clear, capital gain is taxable in the PY in which right in old unit surrendered. Your consideration will be एक्चुअल सेल्स प्राइस कितने रुपए आए हैं, 48 लाख, और एसटीवी ऑन राइट सरेंडर डेट विच एवर इज हायर, उसमें से कॉस्ट ऑफ 96 स्क्वायर यार्ड फ्लैट मल्टीप्लाइड बाय IN of right surrender divided by IN of acquisition year, and whatever you get would be your long term capital gain. अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन 2 एकदम नॉर्मल हो गया। ऑप्शन 1 में एक्सचेंज है, लायबल फॉर कैपिटल गेन, बट कौन से ईयर में लायबल फॉर कैपिटल गेन? जिस ईयर में आप अपना पुराना फ्लैट दे रहे हो वो ईयर में नहीं, जिस ईयर में आपको फ्रेंड्स क्या आ रहा है, नया फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ रहा है, टेकिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑल्सो ऑन द डेट व्हेन द न्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड प्लस चेक रिसीव्ड, इंडेक्सेशन इज अवेलेबल अप टू द ईयर द ओल्ड फ्लैट इज सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ द बिल्डर। ये मेरा एक छोटा सा मुद्दा हुआ। इंस्टीट्यूट ने फाइनल सीए लेवल पे एक आध दो बार ये पूछा हुआ है, रीडेवलपमेंट इंटरमीडिएट लेवल पे ज्यादा कवर नहीं किया है, बट हमें कोई रिस्क नहीं लेना। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल, एंड एज इट इज द पार्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल, ऑब्वियसली माई ड्यूटी इज टू कवर अप ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। आप इतना अच्छे से कॉपी करोगे। दिस इज व्हाट इज माई बिगेस्ट टॉपिक फ्रेंड्स, कॉल्ड द कैपिटल गेन। यू हैव 15 minutes to copy this theory as well as practical, and that is a closer of the topic. मैं थोड़ा एक concluding remark दे रहा हूं after you copy the same friends.
Yes, friends. Before I give my concluding remark for the topic, let me have a small issue which can be asked as a part of multiple choice question. जनरल रूल ऐसा है फ्रेंड्स कि मैं मेरी कैपिटल एसेट मिस्टर एक्स को ट्रांसफर करूं और वो मुझे चेक दे, तो मेरे लिए कैपिटल गेन विल बी लायबल, कंसीडरेशन विल बी चेक रिसीव्ड। अब मैं मेरी कैपिटल एसेट मिस्टर एक्स को ट्रांसफर करूं और वो मुझे कंसीडरेशन काइंड में दे, तो भी आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन। बराबर है। एंड फॉर मी consideration is fair market value of asset etc. received by me. कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन का मतलब है जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे मेरे पास आ रहा है, इज माई कंसिडरेशन, राइट? Excuse me. Up friends, 50 into bracket D says if the value of consideration received is not ascertainable, आप ये असर्टेन नहीं कर पाओ कि आप क्या मिल रहा है आपको। मैं समझाऊं कैसे। मैंने मिस्टर एक्स को कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, सामने मिस्टर एक्स ने मुझे प्रॉमिस दिया कि वो अहमदाबाद में सीए की प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करेगा। क्या ना इसे उन्होंने मुझे जो कंसीडरेशन दी वो कितनी वैल्यू की है वो मैं असर्टेन नहीं कर पा रहा हूं। मैंने मान लीजिए कि मेरा बिल्डिंग उनको ट्रांसफर कर दिया, सामने उन्होंने मुझे क्या दिया? रुपए नहीं दिए। रुपए आए होते तो मेरे लिए कंसीडरेशन रुपए आए। उन्होंने मुझे ज्वेलरी दी होती तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी वुड हैव बीन माय कंसीडरेशन, बट उन्होंने मुझे क्या दिया? ही इज गिविंग मी दैट ही विल नेवर स्टार्ट द सीए प्रैक्टिस इन अहमदाबाद। अब व्हेन ही इज गिविंग मी दिस कंसीडरेशन, यू कैन नॉट एसर्टेन the value of this consideration. In that case, section 50D will be coming into role. If the value of consideration received is not ascertainable, then the fair market value of capital asset transferred is taken as consideration. From the same, ये बिल्डिंग मैंने ट्रांसफर किया, उस दिन की मार्केट वैल्यू कितनी? कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट अगर लॉन्ग टर्म हो तो कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड इज डिडक्टेड टू अराइव एट the amount of taxable capital gain. मैंने बिल्डिंग लिया था से 10 लाख में, मैंने ट्रांसफर किया 24 महीने के अंदर टू मिस्टर एक्स। ही इज टेलिंग मी दैट ही विल नेवर स्टार्ट प्रैक्टिस इन अहमदाबाद। मैंने लिया था 10 लाख में, मैंने ट्रांसफर किया, उस दिन की उसकी मार्केट वैल्यू थी 11,80,000। कंसीडरेशन विल बी 11,80,000, जिसमें से 10 लाख डिडक्ट होगा एंड मेरे लिए 1,80,000 का क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। जनरल रूल इज कंसीडरेशन इज व्हाट यू रिसीव, बट हियर द कंसीडरेशन इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन व्हाट यू हैव रिसीव्ड, द कंसीडरेशन शुड बी टेकन एज द fair market value of the asset given by you. एकदम simple and small section है. I don't want to skip anything and that's the reason I am trying to cover that up. Friends, my concluding remark in the capital gain. The topic is one of the most important topic and the lengthy topic. ये टॉपिक से जनरली इंस्टीट्यूट 8 मार्क का फुल प्रैक्टिकल पूछते हैं।
कैसा प्रैक्टिकल पूछते हैं? जनरली दे विल बी टारगेटिंग सेक्शन 50C, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन. Actual sales price or stamp duty, whichever is higher, subject to stamp duty is more than 105% of the actual sales price, and you can call the valuation officer in step number 2. ये एक पूछेंगे, पूछ सकते हैं, रादर जनरली पूछते हैं. उसमें से हमें रेसिडेंस पेज के नया रेसिडेंस लिया हो 54 के एग्जम्पशन, या NHAI के बॉन्ड्स लिए हो 54 इसी के एग्जम्पशन वाले कंसेप्ट भी ये लोग मर्ज कर सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पूछेंगे ना तो थोड़े टेक्निकल करेंगे फ्रेंड्स. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड करके दिए हैं, उतने लेक्चर्स जो थियरी आपने बुक में ये लेक्चर से लिखी हुई है, मैंने इनफ टाइम दिया है लिखने का आप लोगों को, वो थियरी खास पढ़नी है. मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग इन. मॉड्यूल की थियरी पढ़ने की या नहीं पढ़ने की? सर मॉड्यूल तो हमारे लिए गीता या बाइबल है, बट अभी मॉड्यूल नहीं करोगे तो चलेगा. पहले आप अपना फुल कंसंट्रेशन दीजिए हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ाया है उसके ऊपर, अलोंग विथ थियरी, अलोंग विथ प्रैक्टिकल, एंड देयर आफ्टर हम आप लोगों को विद इन शॉर्ट टाइम मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अभी नहीं, आपको कुछ मॉड्यूल से हम सिंप्लीफाई करके दे देंगे सो एज टू हैव बेटर क्लैरिटी. टिल देन फ्रेंड्स, आप कॉपी करेंगे कैपिटल गेन का ये सेक्शन 50D, and I'll close here. Thank you very much. Stay home, stay safe. Thanks a lot, friends. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.